प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किए जा रहे एजुसेट कार्यक्रम में मैं वर्षा गुप्ता, प्रवक्ता हिंदी, आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अग्रोहा, जिला हिसार से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पठन पाठन की इस श्रृंखला में आज हम श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारा रचित कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित हास्य कथा जामुन का पेड़ का अध्ययन करेंगे। आज इस पाठ के अध्ययन के बाद हम समझ सकेंगे जामुन का पेड़ पाठ के सार को व कहानी में निहित मूल बिंदुओं को। कहानी के मूल भाव के अध्ययन के साथ साथ हम उसके भाषा वैशिष्ट्य को भी समझ सकेंगे। इस प्रस्तुति को तैयार करवाने में डॉक्टर योगेश वशिष्ठ जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके मार्गदर्शन में ही यह प्रस्तुति संभव हो पाई है। तो बच्चों, अब हम कहानी की ओर चलते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र जी, जो कि अत्यंत सरल व सजीव भाषा में कहानियाँ लिखने के लिए भी जाने जाते हैं। यह कहानी भी सरल भाषा में लिखी गई है। कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। यूँ तो कृष्णचंद्र जी ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और बहुत से लेख भी लिखे, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई। अब हम श्री कृष्णचंद्र जी के जीवन के बारे में कुछ और रोचक बातें भी जान लेते हैं। कृष्णचंद्र जी आम जनता की बोली और वेदनाओं को समझने वाले साहित्यकार थे। इन्होंने रेडियो और फिल्मों के लिए भी कई नाटक लिखे। बच्चों, कृष्णचंद्र जी ने अंग्रेजी विषय में एमए किया था, जबकि वे हिंदी विषय के रचनाकार रहे। श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म 23 नवंबर 1914 में पाकिस्तान के वजीराबाद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री बलदेव सिंह जी था। इनकी प्राथमिक शिक्षा पुंछ जिले में हुई और उच्च शिक्षा के लिए ये सन 1930 में लाहौर चले गए। इनकी पत्नी का नाम सलमा सिद्दीकी था। कृष्णचंद्र जी खाने के बेहद शौकीन थे। ये बाद में फिल्म जगत से जुड़े रहे और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे और सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें 1961 में पद्म भूषण मिला था। इसके अतिरिक्त और भी कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया था। अपने शिक्षा काल में शिक्षक पर व्यंग्य लिखकर इन्होंने शिक्षक व पिता से बहुत मार खाई और कसम खाई कि आगे से वह कुछ नहीं लिखेंगे, किंतु वह खुद को रोक न सके। पढ़ाई के बाद आकाशवाणी में इनकी नौकरी लगी, लेकिन जल्द ही इन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी। मई 1930 में इनका प्रथम कहानी संग्रह नजारे प्रकाशित हुआ। शिकस्त इनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा। कृष्णचंद्र का सफ़र जेहलम पर नाव से शुरू होता है। मंटो के समकालीन इनके लेखन की शुरुआत हुई, जो कि रोमानी प्रवृत्ति थी, लेकिन जल्द ही यह प्रगतिशील विचारधारा के लेखक बन गए। प्रेमचंद जी के बाद जिन कहानीकारों में कहानी कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उनमें श्री कृष्णचंद्र जी का नाम उल्लेखनीय है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। इन्होंने कई उपन्यास लिखे, जिनमें से कुछ उपन्यास के नाम मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। एक गधे की आत्मकथा, एक वायलिन समुंदर के किनारे, एक गधा नेफा में, तूफान की कलियाँ, कार्निवाल, एक गधे की वापसी। इनकी कुछ कहानियाँ इस प्रकार हैं। जामुन का पेड़, जिंदगी के मोड़ पर, अन्नदाता, तीन गुंडे, समुंदर दूर है, हम वहशी हैं, जामुन का पेड़ कहानी सरकारी व लाल फीताशाही पर करारा व्यंग्य है। कृष्णचंद्र जी की सभी कहानियाँ
शोषक और शोषित वर्ग को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। इनकी रचनाओं में उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाएं व्यंग्य और स्वाभाविक सरल भाषा का प्रयोग कर कर लिखी गई हैं। रचनाओं की शैली वर्णन प्रधान और संवादात्मक है। कृष्णचंद्र जी ने अपने साहित्य में विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। बच्चों, अब हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, जिससे हमें पाठ को समझने में आसानी होगी। ताज्जुब, आश्चर्य, तगाफुल, देर, उपेक्षा, विलंब, झक्कड़, आंधी, रुआंसा, रोनी सूरत, एग्रीकल्चर, कृषि, हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, अर्जेंट, अति आवश्यक या बहुत ज़रूरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग, मेंबर, सदस्य, डिप्टी सेक्रेटरी, उप सचिव, मिनिस्टर, मंत्री, अंडर सेक्रेटरी, अवर सचिव, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग। बच्चों, अब पाठ को पढ़ते वक्त जहाँ पर ये शब्द आएंगे हमें अच्छे से समझ आ पाएंगे। बच्चों, अब हम कहानी की ओर चलते हैं। कहानी के नाम से आपको क्या लगता है? कहानी का नाम जो है जामुन का पेड़, तो बच्चों क्या लग रहा है आपको? कहानी फलों पर आधारित है या बच्चों के लिए है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह कहानी सभी के लिए है। यह कहानी हमारे समाज का दर्पण है, सरकार की शासन प्रणाली का भी दर्पण है। यह कृष्णचंद्र जी की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानी है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, इसलिए इस कहानी की घटनाएं भी अतिशयोक्तिपूर्ण हैं और अविश्वसनीय भी हैं। बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार है। रात में चली तेज आंधी के कारण एक पेड़ सचिवालय के लॉन में गिर गया। पेड़ कौन सा था बच्चों? पेड़ था जामुन का, जिसके नीचे एक आदमी दब गया। जब माली ने उसे देखा तो यह बात उसने चपरासी को बताई। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया और मिनटों में ही गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। धीरे धीरे यह बात पूरे सचिवालय में फैल गई। सभी जामुन के पेड़ के गिरने पर दुख जता रहे थे। एक क्लर्क बोला, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, इसकी जामुनें भी कितनी रसीली होती थीं। सभी को जामुन के पेड़ के गिरने का बहुत दुख था, लेकिन उस दबे हुए आदमी के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। एक क्लर्क का यह कहते हुए गला भर आया कि यह आदमी इस मर जाएगा, इसकी तरफ तो किसी का भी ध्यान ही नहीं है। एक चपरासी बोला, मर गया होगा, इतना भारी तना जिस पर गिरे वह कैसे बचेगा? नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने कराते हुए बोला। जिंदा है? क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। कुछ मनचले क्लर्कों ने कानून की परवाह किए बिना निश्चय किया कि पेड़ काटकर आदमी को निकाल लिया जाए, लेकिन सुपरिटेंडेंट ने बताया कि मामला कृषि विभाग का है, इसलिए हम पेड़ को नहीं काट सकते। इस प्रकार मामला व्यापार विभाग से कृषि विभाग तक पहुंच गया। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि पेड़ हटाने की जिम्मेदारी तो व्यापार विभाग की ही है। यह जवाब पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की ही है, व्यापार विभाग का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। और इस तरह दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा भी था।
माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। कृषि विभाग का भी जवाब आ गया। कृषि विभाग वालों ने मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को सौंपते हुए लिखा, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और कृषि विभाग खेतीबाड़ी और अनाज के मामलों में फैसला करने का हकदार है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जवाब दिया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर से चल रही है, अतः जामुन के पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। रात को माली ने दबे हुए आदमी को खाना खिलाया। लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। एक मनचले आदमी ने पेड़ को काटने की बात की और कहा कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत उन्नति कर चुकी है। यदि आदमी को बीच से काटकर निकाल लिया जाए तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग को भेज दी गई। वहां से रिपोर्ट आई कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है, किंतु आदमी मर सकता है, अतः यह फैसला भी रद्द हो गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया, अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई और बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सर हिला दिया। तभी सबको पता चल गया कि दबा हुआ व्यक्ति शायर है। इस खबर के फैलते ही लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और इस घटना के बाद मामला कल्चर विभाग को भेज दिया गया। फाइल कल्चर विभाग के अलग अलग सेक्शन से होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। दूसरे दिन सचिव भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, ये लो चुनाव पत्र। आदमी बोला कि मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे बचाओ, मुझे जिंदा रखो। पर सचिव बोला कि हमारा विभाग सिर्फ संस्कृति से संबंधित है, हमने आपके लिए वन विभाग को लिख दिया है और वह ही इस बारे में कोई कार्यवाही कर सकते हैं। दबा हुआ आदमी दर्द से पीड़ित था और अपने निकाले जाने के फैसले के इंतजार में था। फॉरेस्ट विभाग के लोग पेड़ काटने ही वाले थे कि तभी पता चला कि जामुन का पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था और इसे काटने से दो राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे, इसलिए आदेश को रोक दिया गया। सभी लोग आपस में बात करने लगे कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी मदद देती है, क्या हम इनकी दोस्ती की खातिर एक आदमी की जिंदगी का बलिदान नहीं कर सकते? कवि को निश्चय ही मर जाना चाहिए। बिल्कुल, सभी ने सहमति में सर हिला दिया। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिंटेंडेंट को बताया, आज सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। वो जो फैसला देंगे सभी को मंजूर होगा। प्रधानमंत्री जी ने मामले की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी स्वयं ले ली। इस प्रकार पेड़ काटने की अनुमति भी मिल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दबा हुआ आदमी मर चुका था और उसके जीवन की फाइल बंद हो चुकी थी। आदमी का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां बेजान थीं और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी।
इस प्रकार सरकारी आदेश और उसकी संवेदन शून्यता के आगे एक व्यक्ति अपने जीवन संघर्ष में हार गया था। तो बच्चों, इस कहानी को सुनने के उपरांत कुछ विशेष बिंदुओं पर आपका ध्यान अवश्य गया होगा, जिनको मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि लेखक ने इस कहानी में यह बताया है कि आज के परिवेश में कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में छोटा सा कार्य करवाना भी कितना मुश्किल है। यह कहानी एक हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानी है। इसमें बहुत सारे पात्र हैं, जैसे माली, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, चपरासी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आदि। कहानी में माली को छोड़कर बाकी सभी लापरवाह, कामचोर, सुस्त और काम को एक दूसरे के ऊपर लादने की प्रवृत्ति रखते हैं। सरकारी आदेश और उसकी संवेदनहीनता के आगे एक व्यक्ति अपने जीवन संघर्ष में हार जाता है। इस कहानी के जरिए श्री कृष्णचंद्र जी ने सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं पर गहरा व्यंग्य किया है। इस कहानी में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि सरकारी कार्यालयों में कागजी कार्यवाही पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और समस्या को एक से दूसरे की तरफ स्थानांतरित करते रहते हैं। इस वजह से आम नागरिक को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी का उद्देश्य सरकारी विभागों की उत्तरदायित्वहीनता व लापरवाही पर व्यंग्य करते हुए आम आदमी की मानसिक और शारीरिक पीड़ा को चित्रित करना है। बच्चों, जामुन का पेड़ पाठ का प्रतिपाद्य क्या है? जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की पुरानी परंपरा है और यह कहानी भी उसी परंपरा का पालन करती है। इसलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय लगने लगती हैं। पाठ यह भी स्पष्ट करता है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला अनावश्यक विस्तार कितना निरर्थक और हास्यास्पद है। यह पाठ सरकारी व्यवस्था के संवेदन शून्य व अमानवीय रूप को भी दर्शाता है। बच्चों, अब जामुन का पेड़ पाठ का प्रतिपाद्य समझने के बाद हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जान लेते हैं। चलिए अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थीं? ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं? तो बच्चों, ये संवाद सचिवालय के लॉन में लगे जामुन के पेड़ के गिरने के संदर्भ में आए हैं। सचिवालय के लॉन में जो जामुन का पेड़ था वह आंधी के कारण रात में गिर पड़ा और उसके नीचे एक आदमी दब गया था। सुबह होने पर जब माली ने उसे देखा तो उसने यह बात क्लर्क को बताई और इस तरह से वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। उस समय जामुन के पेड़ को देखकर ही यह संवाद कहा गया था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है? तो जो ये संवाद कहा गया है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, इस संवाद की बात हो रही है। तो इस संवाद से हमें लोगों की संवेदन शून्य होती हुई मानसिकता का पता चलता है कि आजकल लोग किस प्रकार संवेदन शून्य होते जा रहे हैं। जामुन के पेड़ के पास खड़ी भीड़ उसके नीचे दबे हुए व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं दिखा रही थी, बल्कि वे उस पेड़ पर लगे जामुनों को याद करके शोक प्रकट कर रहे थे। इससे पता चलता है कि आजकल लोग किस प्रकार स्वार्थी और संवेदन शून्य होते जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? तो जब पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को माली ने उसके केस के संबंध में उम्मीद जगाई कि कल उसका केस सचिवालय के सारे सचिवों की मीटिंग में रखा जाएगा,
तो उस समय दबे हुए आदमी ने आह भरते हुए गालिब का एक शेर कहा। ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो इस शेर को सुनकर माली यह जान गया कि वह कोई शायर है, और माली के द्वारा अन्य लोगों को भी इस बात की खबर हो गई। अब इस खबर का पता चलते ही यह केस कल्चरल डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। कल्चरल डिपार्टमेंट का सचिव उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने आ गया, और उसे, जो दबा हुआ आदमी था, उसको अकादमी का सदस्य भी बना दिया गया। किंतु यह कहकर कि पेड़ को हटाने का काम कल्चरल डिपार्टमेंट का नहीं है, वह फाइल वन विभाग को भेज दी गई। इससे पेड़ हटाने या काटने की अनुमति मिलने का समय और लंबा हो गया, और केवल कागजी कार्यवाही ही चलती रही। तो बच्चों, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? तो कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे यह तर्क दिया कि कृषि विभाग को तो सिर्फ अनाज और खेतीबाड़ी से जुड़े मामलों में ही निर्णय देने का अधिकार है। चूँकि जो पेड़ गिरा है वह एक फलदार पेड़ था, जामुन का, इसलिए इसका संबंध कृषि विभाग से ना होकर हॉर्टिकल्चर विभाग से है। बच्चों, प्रश्न 4 हम देख लेते हैं। इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है, और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? तो बच्चों, इस पाठ में कई विभागों की चर्चा की गई है। मैं आपको बताती हूँ। पहला है सचिवालय। यह सरकारी कार्यालय होता है जहाँ सरकारी अधिकारी कार्य करते हैं। व्यापार विभाग, इसका काम देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है। एग्रीकल्चर विभाग, इसका कार्य खेतीबाड़ी से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर विभाग, यह विभाग उद्यानों का रखरखाव करता है। मेडिकल विभाग, इसका संबंध शल्य चिकित्सा, दवाई आदि से है। कल्चरल विभाग, इसका संबंध कला और साहित्य से है। फॉरेस्ट विभाग, इसका संबंध जंगल के पेड़ों और वनस्पति से है। विदेश विभाग, इसका कार्य विदेशी राज्यों से संबंध बनाना है। पुलिस विभाग, यह तो बच्चों आप अच्छे से जानते ही होंगे कि पुलिस विभाग का कार्य कानून व्यवस्था संबंधित कार्य करना है। इसमें दूसरा प्रश्न जो पूछा है, पाठ से उनके कार्य के बारे में हमें क्या अंदाजा मिलता है? तो बच्चों, हमें पाठ से पता चलता है कि इन विभागों में से किसी में भी संवेदना नहीं है। सभी अपने विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं और काम को एक दूसरे के ऊपर टालना चाहते हैं। बच्चों, मुझे आशा है आपको प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। बच्चों, अब हम पाठ के आसपास के कुछ और प्रश्न भी देख लेते हैं। कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है, और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग होता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है, पहला प्रसंग है जब सेक्रेटरीट विभाग के माली और कुछ क्लर्क दबे आदमी को निकालने के लिए तैयार होते हैं, पर उन्हें ऐसा करने से सुपरिटेंडेंट यह कहकर रोक देता है कि वह पेड़ कृषि विभाग के अंतर्गत आने के कारण इस मामले की फाइल कृषि विभाग को भेज दी गई है, अतः वह इस पेड़ को नहीं हटा सकते। दूसरा प्रसंग, दूसरी बार जब फॉरेस्ट विभाग के लोग उस पेड़ को काटने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें भी यह कहकर रोक दिया जाता है कि यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। यदि वे इस पेड़ को काट देंगे तो दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ सकते हैं, और साथ ही पिटोनिया राज्य से मिलने वाली सहायता से भी हम वंचित रह सकते हैं। इस प्रकार विदेश विभाग की कार्यवाही के कारण लोगों का पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने का संकल्प भी भंग हो जाता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है?
अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। बच्चों, यह कहना बिल्कुल युक्तिसंगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। कहानी की शुरुआत और अंत भी करुणाजनक है। वास्तव में प्रत्येक विभाग, क्लर्क, अधिकारियों के हास्य के साथ करुणा भी दिखाई देती है। लोगों का जामुन के फलों के स्वाद को याद करना, मनचले युवकों द्वारा उस व्यक्ति को ही आधे भाग से कटवाकर प्लास्टिक सर्जरी का सुझाव देना, ये सारी बातें ऐसी हैं जो हास्य के साथ साथ करुणा को भी अपने चरम पर ले जाती हैं। दया भाव जो है बच्चों, स्वाभाविक रूप से उठने वाला भाव है जो पाठकों के मन में दबे हुए व्यक्ति के प्रति लगातार उठता भी रहता है। जो माली नामक जो पात्र है, वह दया भाव उत्पन्न करने में मदद करता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यह कहानी हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतज़ार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? तो बच्चों, इस प्रश्न का जवाब मेरी तरफ से तो ये है कि यदि मैं माली की जगह होती तो कभी भी हुकूमत के फैसले का इंतज़ार नहीं करती। मैं अपनी ओर से सेक्रेटरीट विभाग के लोगों को इकट्ठा करती, उन्हें प्रेरित कर पेड़ हटवाती। यदि वे सरकार के डर से आगे आने के लिए तैयार नहीं होते तो उन्हें समझाती कि पेड़ काटना अपराध माना जाता है, परंतु गिरे हुए पेड़ को हटाना नहीं। अतः पेड़ यदि हम हटाते हैं तो हम पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। किसी भी विभाग, कानून और हुकूमत के फैसले से ज़्यादा आवश्यक है किसी की जान बचाना। अतः सबसे पहले वही किया जाना चाहिए। इतने सारे लोगों के बीच महज औपचारिकता के कारण किसी व्यक्ति की जान चली जाना मनुष्यता के नाम पर धब्बा है। इस प्रकार मैं लोगों को समझाती और उस आदमी की जान बचा लेती। बच्चों, अब आपके लिए कुछ गृह कार्य है जो कि इस पाठ से ही संबंधित है और इस पाठ के उद्देश्य को समझने में भी आपकी सहायता करेगा। तो पहला गृह कार्य है, अपने घर के आसपास के किसी पुस्तकालय या विद्यालय के पुस्तकालय में श्री कृष्णचंद्र जी द्वारा लिखित पुस्तकें खोजिए और उन्हें पढ़िए, ताकि आप कृष्णचंद्र जी की भाषा शैली को और अच्छे से समझ सकें। दूसरा गृह कार्य है, अपने माता पिता के साथ जब भी किसी सरकारी कार्यालय में जाएं, सरकारी कार्यालय कोई भी हो सकता है बच्चों, जैसे कि सरकारी बैंक, सरकारी अस्पताल, शिक्षा विभाग का कार्यालय या फिर आपके विद्यालय का ही कार्यालय, वहाँ की कार्यप्रणाली को ध्यान से देखें और घर आकर उस पर आधारित लेख लिखें। तीसरा कार्य बहुत ही मनोरंजक है, निश्चय ही आपको अच्छा लगेगा। बच्चों, एक हास्य टीवी धारावाहिक है ऑफिस, जो कि सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर ही बनाया गया है। उसे आप ज़रूर देखें, आपको उसमें बहुत आनंद का अनुभव होगा। आशा है बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मैं आप सबसे यही अपेक्षा करती हूँ कि इस कहानी से मिली शिक्षा को आप अपने जीवन में भी अपनाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।